आज के इस सोशल मीडिया के दौर में हर कोई अपनी कहानी दुनिया को सुनाना चाहता है ना? लेकिन जरा सोचिए, इतिहास के एक ऐसे महान लेखक के बारे में जो सफलता के बिल्कुल शिखर पर था, लेकिन अपनी ही कहानी लिखने से उसमें साफ मना कर दिया। आज के सफर में हम जयशंकर प्रसाद जी की कविता आत्मकथ्य के इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। बात तब की है जब जयशंकर प्रसाद जी का नाटक स्कंदगुप्त जबरदस्त हिट हुआ था। उनके दोस्त, उनके प्रशंसक सब पीछे ही पड़ गए कि अब तो आपको एक आत्मकथा लिखनी ही चाहिए। लेकिन प्रसाद जी ने बड़े ही काव्यात्मक अंदाज में मना कर दिया। और कमाल की बात देखिए, उनका वो ना कहना ही अपने आप में एक मास्टरपीस बन गया, जिसे हम आत्मकथ्य के नाम से जानते हैं। तो इस इनकार के पीछे आखिर वजह क्या थी? हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, संदर्भ। दूसरा, उपहास का डर। तीसरा, उनका सरल मन। चौथा, एक क्षणिक प्रेम। और पांचवा, उनकी सोई हुई व्यथा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले कारण की, संदर्भ, यानी एक विनम्र इनकार। सीधे ना कहने के बजाय उन्होंने बड़े ही संकोच के साथ अपनी बात शुरू की। शुरुआत ही एक बहुत खूबसूरत रूपक से होती है। उन्होंने मधुप शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब होता है भौरा। पर यहाँ ये कोई आम भौरा नहीं है, बल्कि ये कवि का अपना मन है। उनका मन एक भौरे की तरह अतीत की यादों के आसपास बस भटक रहा है, गुनगुना रहा है और खुद से ही पूछ रहा है कि भाई, इतनी सारी पुरानी बातों में से मैं कौन सी कहानी दुनिया को सुनाऊं। अब इस तुलना को देखिए। एक तरफ एक हरा भरा पेड़ है जो एक खुशहाल, सफल जीवन को दिखाता है, लेकिन प्रसाद जी खुद के जीवन को कैसे देखते हैं? एक मुरझाए हुए पेड़ की तरह। एक ऐसा पेड़ जिसकी पत्तियां लगातार सूख कर गिर रही हैं। ये गिरती पत्तियां असल में उनके जीवन की निराशाओं का प्रतीक हैं। उनका सीधा सा तर्क था कि इतने दुख भरे जीवन की कहानी से भला किसी को क्या प्रेरणा मिलेगी। और यहीं से हम आते हैं उनके दूसरे बड़े कारण पर, उपहास का डर, अपनी कमियों का मजाक बनने का डर। इस अनंत नीले आसमान के नीचे न जाने कितने लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं, लेकिन होता क्या है, लोग किताबों में अपना दुखड़ा रोते हैं और दुनिया उसी दुख का एक गंदा मजाक बना देती है, जिसे उन्होंने मलिन उपहास कहा है। इतिहास गवाह है, कई बार अपना सच बताकर लोगों ने खुद अपनी ही हंसी उड़वाई है। इसी बात को गहराई से समझाने के लिए वो एक बहुत ही सटीक शब्द इस्तेमाल करते हैं, गागर रीति, यानी एक खाली घड़ा। वो अपने जीवन की तुलना एक ऐसे घड़े से करते हैं जिसमें खुशियों की एक बूंद तक नहीं है। अब सोचिए, क्या एक ऐसे खाली घड़े जैसे जीवन को देखकर, जिसमें कोई बड़ी उपलब्धि ही नहीं है, किसी भी पढ़ने वाले को खुशी मिलेगी? बिल्कुल नहीं। और वो अपनी कहानी से किसी को निराश नहीं करना चाहते थे। अब बढ़ते हैं तीसरे कारण की ओर, उनका सरल मन, उनकी सादगी और वो दर्दनाक धोखे जो उन्हें मिले। आखिर वो अपने अतीत को क्यों छिपाना चाहते थे? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, वो अपने सीधे साधे और सरल स्वभाव का मजाक नहीं बनवाना चाहते थे। दूसरा, हर इंसान की तरह उनसे भी कुछ गलतियां हुई थीं। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा कारण है, उन्हें अपनों से ही धोखा मिला था, जिसे वो प्रवंचना कहते हैं। अगर वो आत्मकथा लिखते तो धोखा देने वालों की असलियत सामने आ जाती। और देखिए उनका बड़प्पन, वो अपनी वजह से किसी और को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। अब आता है चौथा और बहुत ही भावुक कर देने वाला हिस्सा, क्षणिक प्रेम, उनकी कुछ अधूरी रोमानी यादें। जरा इस पंक्ति की गहराई को महसूस कीजिए। वो बताते हैं कि उनके जीवन में सुख एक बहुत ही खूबसूरत सपने की तरह आया था। वो सपना बस बाहों में, यानी उनके आलिंगन में आने ही वाला था कि अचानक मुस्कुराकर दूर भाग गया। मतलब खुशियां उनके बिल्कुल करीब तो आईं, पर कभी उनके जीवन का हमेशा के लिए हिस्सा नहीं बन पाईं। और यहाँ उनकी कल्पना सच में कमाल की है। वो अपने उस प्रेम की सुंदरता को याद करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के अरुण कपोल, यानी लाल गाल, इतने मनमोहक थे कि ऐसा लगता था मानो सुबह की पहली किरण उषा अपनी वो खूबसूरत लालिमा उन्हीं गालों से चुरा कर लाती हो। ये रूपक हमें बताता है कि वो प्यार भरा समय भले ही बहुत छोटा था, लेकिन था बिल्कुल जादुई। पर यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो उन मधुर चांदनी रातों की कहानियों को, उन प्यार भरी बातों को दुनिया के सामने लाना नहीं चाहते। आज के समय में जहां हम हर छोटी बड़ी खुशी दूसरों को दिखाते हैं, वहीं कवि उन पलों को अपनी नितांत निजी संपत्ति मानते हैं। वो उन्हें आत्मकथा के पन्नों में छापकर उनका मोल कम नहीं करना चाहते। और अब हम पहुंचते हैं 5वें और अंतिम कारण पर,
सोई हुई व्यथा, पुराने घावों को शांत ही रहने देने की उनकी इच्छा। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर शब्द का इस्तेमाल किया है, पाथेय। जब कोई थका हुआ मुसाफिर किसी लंबी यात्रा पर निकलता है तो रास्ते में खाने के लिए जो कुछ वो साथ रखता है ना, उसे पाथेय कहते हैं। इसी से उसे आगे बढ़ने की ऊर्जा मिलती है। कवि के लिए उनके उस अधूरे प्यार की मीठी यादें ही उनका पाथेय है। बस उन्हीं यादों के सहारे उनके जीवन का ये मुश्किल सफर कट रहा है। ये वाला रूपक तो और भी गहरा है। वो अपने मन के दुखों की तुलना एक कंथा यानी एक सिली हुई रजाई से करते हैं। लोगों का उनसे आत्मकथा लिखने की जिद करना उस रजाई के टांकों को, उसकी सीवन को उधेड़ने जैसा है। लोग उनके अंदर छिपे दुखों को देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने का सीधा सा मतलब है उन पुराने घावों को फिर से खुरेदना, जिन्हें वक्त ने बड़ी मुश्किल से भरा था। और फिर आखिर में वो बड़ी ही विनम्रता से अपनी बात खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि उनके इस छोटे से जीवन में बताने लायक कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, उनका सारा दर्द, उनकी वो मौन व्यथा अब लड़ते लड़ते थक चुकी है और एक गहरी नींद में सो गई है। तो भाई, उस सोए हुए दर्द को फिर से जगाना उनके लिए सिर्फ और सिर्फ तकलीफदेह होगा। तो अगर हम इस पूरे सफ़र को समेटें तो सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि किसी की निजता, उनके प्राइवेसी का सम्मान करना कितना ज़रूरी है। हर किसी की कहानी जानने की जिद करना हमेशा सही नहीं होता। कभी-कभी सच्ची सहानुभूति इसी में होती है कि हम किसी के शांत हो चुके दर्द का सम्मान करें और उनके मौन को, उनकी खामोशी को यूं ही रहने दें। जयशंकर प्रसाद जी का वो ऐतिहासिक इनकार सिर्फ एक कवि की उलझन नहीं थी, बल्कि ये हम सबसे जुड़ा एक बहुत गहरा सवाल है। सोचिए, अगर कवि अपने सबसे गहरे दुखों को दुनिया के सामने लाने या फिर पूरी तरह मौन रहकर अपनी मानसिक शांति को बचाए रखने में से किसी एक को चुनना पड़े, तो सच्चा सुकून किस रास्ते पर मिलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा। आज के इस सफर में बस इतना ही।